मेजॉरिटी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी अगर अपने आप को गैर महफूज समझ रही है तो वो तसल्ली दे, सर पर हाथ रखें, चाहे वो हकीकत हो या ना हो कि गैर महफूज हैं, लेकिन उनका काम है कि इस गलत फहमी को दूर करें कि तुम गैर महफूज हो, बुलाएं और सिक्योरिटी भी दें। अवाम सारे सिक्योरिटी देंगे तो दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकती। जैसे यहां पर आप ये महसूस करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है जो अक्सरियत में, ऐसे वहां पर अक्सरियत में मुसलमान है तो उनकी जिम्मेदारी है। हम इनको कुछ नहीं कह सकते, हम मुसलमानों को ये कह सकते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, कश्मीर के मसाइल के ऊपर मैं इससे पहले भी यहाँ पर इज़हार ख्याल कर चुका हूँ, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू जो कुछ ज़्यादा तफसील से आना चाहिए और वो पिछले खुतबात में इतनी तफसील से सामने नहीं आ सका था, तो उसकी क्या हकीकत है और उसकी अहमियत यह है कि उसका असर, उस इशू का या उस मसले का असर न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों पर पड़ता है बल्कि मुल्की सियासत पर और मुल्क के मुसलमानों पर भी होता है। ये सिर्फ एक छोटी सी कम्युनिटी कश्मीरी पंडितों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर तो उनका यह मसला उनके ही लिए है कि वो अपने वतन से निकले या निकाले गए, और लेकिन उसके असरात से कश्मीर के मुसलमान और हिंदुस्तान भर के मुसलमान और मुल्की सियासत के वो पहलू जिससे मुसलमान मुतासिर होते हैं, उन सब का इससे ताल्लुक़ है। जनवरी 1990 में 19 जनवरी एक कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सोडस हुआ, यानी एक्सोडस कहते हैं पलायन, बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहाँ से लोग निकले, कश्मीरी पंडित निकले और वैली को छोड़ गए, और आज तक वो वहाँ वापस नहीं जा सके हैं सिवाय चंद मुट्ठी भर लोगों के जिन्हें आर्मी के प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है, जिनको यहाँ से वापस भेजा गया। कश्मीरी पंडित वो भी हैं जो वहाँ से नहीं निकले, उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, शायद 3000 से कम वादी के अंदर है वो कुल, लेकिन वो उन्होंने उसे अपना वतन समझा, वो आज़ादी से घूमते हैं वहाँ, उनको आर्मी के पहरे की ज़रूरत नहीं होती। इधर कुछ अरसे से, पिछले 7-8 महीने से टारगेटेड किलिंग्स फिर शुरू हुई, निशाना बनाकर कश्मीरी पंडितों को, और उसमें इस अरसे में मुसलमान भी मारे गए बहुत से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और पिछले 8-9 महीने में जो 10-15 लोग का कत्ल हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसमें उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। असल में तो एक जान भी जाए इस शक्ल में तो वो हाईलाइट होनी चाहिए, लेकिन उसमें हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये हुआ और उसको आड़ बनाकर भी फिर बहुत से आगे फैसले किए जाते हैं। मैं हिमायत ज़रा से भी नहीं कर रहा कि इस बात की मेरे अल्फाज से ये तासुर न मिले कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो कोई बड़ी बात नहीं है।
जो लोग अपने घरों को छोड़ गए या खुद से छोड़ गए, या कुछ लोगों का उसमें हाथ था, या वहाँ के मुसलमानों ने दहशत ज़दा करके निकाल दिया, ये सब अलग अलग वर्जन्स हैं। लेकिन अभी वो नस्ल बाकी है जिसके दिल में अपने रूट्स, अपनी जड़ की मोहब्बत ताज़ा है, जो वहाँ से निकले थे। वो लोग उसमें बहुत से ख़त्म हो गए जो उस वक्त ज़्यादा उम्र के थे। वो लोग जो उस वक्त जवान थे वो मौजूद हैं, उनकी अगली नस्ल मौजूद है अब। तो जो वहाँ से निकले थे वो अपना वर्जन नई नस्ल को देते हैं। तो वर्जन अलग अलग है। कश्मीरी मुसलमानों के कुछ और हैं। कश्मीरी मुसलमानों की नई नस्ल को उनका दिया हुआ वर्जन मिलता है, और दोनों जगह कुछ हक़ाइक़ को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये शायद आखिरी नस्ल है, और इस आखिरी नस्ल के साथ आखिरी मौका है जब इस मसले को हल हो जाना चाहिए। वरना जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का हुआ कि जो निकल गए कुछ वहाँ हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जो निकल गए उनमें से वो लोग नहीं हैं जिनका वो वतन था, उनके बाद की कई नस्लों के बाद के लोग हैं, लेकिन मुख्तलिफ सियासी वजूहात से अलग अलग जगहों पर सेटल हो गए। अगर उनसे आज कहा जाए इस्राइल वापस जाओ, तुम्हारे लिए कोई ख़तरा वहाँ पर नहीं है, तो शायद ही कुछ लोग जाएं। इसलिए कि जो जिस जगह कई नस्लों से सेटल हो जाता है वो फिर दूसरी जगह जाकर नहीं बसता। तो ऐसे ही वो तारीख में एक बेइंसाफ़ी लिखी जाती है और रह जाती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अब के इस वक्त के फ़िलिस्तीनियों का जो बाहर निकल गए उनका वो वतन अब नहीं है। जो वहाँ रह रहे हैं उनके मसाइल हैं, बहुत सीरियस मसाइल हैं, उनका वतन है वो, जो लोग वहाँ पर बाकी रहे। ऐसे ही यहाँ पर अब ये आखिरी नस्ल है कि जो लोग निकले थे वो अभी हैं, जो इतने छोटे नहीं थे कि उन्हें बहुत कुछ मालूम ना हो, जिन्होंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा या महसूस किया, वो अभी मौजूद हैं। फिर ये नहीं रहेंगे, वो दास्तानें रहेंगी और वो वर्जन रहेंगे जो मुस्तकिल हमेशा की सियासत पर असरअंदाज होते रहेंगे। मसला हम सब चीज़ों से अलग हटकर इंसानी मसले के तौर पर अगर बात करें तो उनको जाना चाहिए वापस। उनका वतन है, अपनी खुशी से नहीं निकल गए, कोई नहीं छोड़ता भगदड़ में अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन निकलने के जिम्मेदार कौन लोग थे, इसमें इख्तिलाफ है। उनके वहां से निकलने के जिम्मेदार कौन लोग थे? वो तो खौफजदा होकर गए। वो खौफ का माहौल किन किन ने क्रिएट किया, इसमें अलग अलग तरह के अपने अपने वर्जन हैं, अलग अलग नुक्ते नजर हैं। सब कुछ छोड़कर कुछ लेकर नहीं गए थे। जैसे भागना पड़ता है कहीं मुहाजिरीन को, बहुत कुछ सामान लेकर नहीं जा सके, अपनी जायदादें, अपना सामान छोड़कर वो निकल गए। एक जर्नलिस्ट जुबैर अहमद हैं, बीबीसी के उर्दू पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। ये कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं आप, जुबैर नाम के जर्नलिस्ट शायद पता नहीं उनमें कुछ जुर्रत ज़्यादा होती है और ज़्यादा बेलाग हुआ करते हैं। एक वो जो अभी बहुत मशहूर हुए आल्ट न्यूज़ वाले, एक अभी चंद दिन पहले इंतकाल हुआ, अंडमान और निकोबार में बड़े जरी थे, बड़े कैसे हुआ वो अभी पुलिस का वर्जन तो ये है कि सुसाइड कर ली उन्होंने। गिरफ्तार भी किए गए थे वहाँ पर अपने ट्वीट करने में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी डांट पिलाई कि
किसी तरह की कोई बात नहीं है इसके अंदर, कोई बात जिसके ऊपर तुम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। बहरहाल तो वो ज़ुबैर अहमद वहाँ पर 1 साल बाद पहुँच गए 1990 के, और उन्होंने कहा कि हमने वो घर देखे, वो दोनों सब तरफ के लोगों से मिले, उन लोगों से भी मिले जो कश्मीरी वहाँ रह गए थे। वो वहाँ से निकलने के बाद जम्मू में उन लोगों से भी मिले जो उनके नुमाइंदों से, बड़े नुमाइंदों से जो वहाँ से निकल गए थे, उनसे भी मिले जिन्होंने इस पर किताब लिखी, ज़्यादा बहुत मशहूर हुई, राहुल पंडिता, जो निकल जाने वालों में से हैं वहाँ से, और जो कश्मीरी वहाँ हैं उनसे भी, और वहाँ के मुसलमानों से भी, और मुख्तलिफ उन्होंने अपने वर्जन दिए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने तक वो घर तमाम मौजूद थे जहाँ पर सामान उनका 1 साल बाद भी बिखरा पड़ा था, कुछ चीज़ें उठाई नहीं गई थी कहीं। मैं वहाँ पर गया था सन 2003 में, इसलिए गया था, मैंने जम्मू में वो कैंप विजिट किए थे जो इस वक्त की अब पक्की इमारतों की तरह नहीं है, वो टेम्परेरी शेड बना दिए गए थे। उससे पहले वो और कपड़े के उनके टेंट्स, खेमों में रहे थे। तो मैं जब वहाँ पर गया था तो उसे 13 साल हो चुके थे। मुख्तलिफ वहाँ पर उन कैंप्स के अंदर जिन लोगों से मैंने जो कुछ बात की, बात ने तो ये बताया कि हमारे पार्टनर थे, हम अपनी ज़मीनें उनके सुपुर्द कराए थे, खेतियाँ या आमदनी की चीज़ें, और वो हमें हमारा प्रॉफिट पहुँचा देते हैं आज भी। बाद ने कहा कि हमारी चीज़ें सब लूट ली और ख़त्म कर दी। उनमें से सबका तो मुमकिन ही नहीं था, जाहिर है कि अलग अलग लोगों से कुछ ने कुछ कहा और कुछ से मुलाकातें रहीं। जिन्होंने ये कहा कि हमारे घर जला दिए गए और लूट लिए गए, उनसे उनके घरों के पते लिए मैंने, और ये 13 साल बाद की बात है, और मैंने उन सबको विजिट किया। उन घरों पर किसी का कब्जा नहीं था, हाँ टूट रहे थे, गिर रहे थे। कश्मीर जैसी जगह में जहाँ बारिश, बरसात, बर्फबारी, लकड़ी के घर होते हैं, तो वहाँ पर वो फिर गल ही जाएंगे जब मेंटेनेंस नहीं होगी। तो वो गिर रहे थे, लेकिन उन पर जितने भी मुझे पते मिले उनमें से किसी पर कब्जा नहीं था, सामान तो नहीं था, 13 साल बाद हो भी नहीं सकता, लेकिन जितने मैंने देखे उनमें से किसी पर कब्जा नहीं था, और वो खाली वीरान पड़े हुए थे और टूट कर गिर रहे थे। अब वो घर कहलाने के लायक भी नहीं थे, खंडर कहले, उनके घरों के खंडरात थे, दीवारें पूरी थी लेकिन टूट फूट थी उनमें बहुत। कम्युनिकेशन गैप है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। वो लोग जो निकल गए, बाहर आ गए, ज्यादा सही पिक्चर असलन उन लोगों से मिल सकती है जो आज भी वहां पर है। अब बाज़ लोग कहते हैं नहीं, उनसे मिलेगी जो निकल गए, इसलिए कि वो वहां पर कुछ मुसलमानों से खौफजदा होकर बात बातों को दबाते हैं कि उन्हीं के बीच में रहना है, हम आज़ादी से कह सकते हैं। असल में दोनों से कोई बातचीत की कोई ज़रूरत है। इस वक्त जो मौजूदा सरकार ने स्टेप्स लिए अभी करीब के दौर से, वो आर्टिकल 370 हो या सेक्शन 35, जहाँ उनका अपना एक कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था जो ख़त्म किया गया, और उसको 3 टुकड़ों में बांटा गया, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड ख़त्म की गई कि वो सूबाई नहीं रहेगी। हाल ही में ये जो इक़दाम किए गए, उसके बाद से इस मसले का हल और मुश्किल हो गया है। असलन किसी भी एक भी सियासी हुकूमतें जो पहले से रही आज़ादी के बाद से अब तक, जो मौजूदा है उस समेत जितनी रही आज़ादी के बाद से आज तक, उनमें से हर एक ने अपने सियासी मफादात को आगे रखा। उसमें 2 बड़ी मकामी सूबाई पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टी है, और मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली, और 2 नेशनल पार्टीज थी, जिसे आज वो बीजेपी के नाम से, और
कांग्रेस, ये दो नेशनल पार्टीज थी। इनके सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। नेशनल पार्टीज वो जो सेंटर में पावर में आ जाती थी, वो खास तौर से ये भी देखती थी कि पूरे मुल्क में हमारी इमेज क्या बननी है, उसकी रोशनी में जो कुछ हमें करना है वो करना है वहाँ पर। लेकिन इस मसले की तरफ से संजीदा कभी कोई हुकूमत नहीं रही, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं अब कश्मीरी पंडित वो कहते हैं, और जो निकल गए वो भी कहते हैं। दोनों तरफ के हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इस मामले में सीरियस नहीं, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो। ये जो दो तंजीमें हैं, ये दो तरह के जो ग्रुप हैं, और असल में एक तीसरा ग्रुप भी है, इन्हें समझ लें पहले। असल बात यह है कि अमन तो सब चाहते हैं, जुल्म भी सबके साथ हुआ, मुसलमानों के साथ भी हुआ, पंडितों के साथ भी हुआ। किसने किया, किन पर किया, इस तफसील में मैं नहीं जा रहा। और अमन भी सब चाहते हैं, जाहिर है हर इंसान अमन चाहता है जो परेशानी में हो और मसाइल से दो चार हो। लेकिन अलग अलग दोनों को करना क्या चाहिए, हल क्या है? अगर ये पार्टियां अब उसके अंदर सीरियस नहीं है और इंटरेस्टेड नहीं है कि हल निकल आए, कोई भी सियासी पार्टी, अगर वहाँ का मसला जो वाकई होना चाहिए सही, जो वहाँ के सारे अवाम के लिए काबिल कबूल हो, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, अगर ऐसा कोई हल निकाल दिया जाए तो बाकी मुल्क के अंदर जो बरसर इख्तिदार पार्टी है वो जिन वोट्स को मोबिलाइज करती है वो ख़त्म हो जाएगा। तो और ये खाली इन्हीं की गलती नहीं है, इससे पहले की सियासी पार्टियां भी सिर्फ अपने सियासी मफाद देखती रही। उन्होंने कभी इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं रही कि वो कश्मीरियों का मसला हल हो जाए। मसाइल बहुत पहले से चले आ रहे हैं, आज़ादी से पहले से, उस हिस्ट्री का मैं यह जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आज़ादी के बाद से वहाँ पर जो मसाइल रहे हैं, जो जेन्युइन मसाइल कुछ बात थे मुसलमानों के, उससे कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को अलग रखा, ला ताल्लुक़ रहे, जैसे न्यूट्रल हो। उनकी नज़र में हल्के मशकूक होते गए, हल्के हल्के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छा साथ में एक दूसरे के साथ बर्ताव था, लेकिन हल्के हल्के करके दिलों की दूरियां जो है वो बढ़नी शुरू हुई। और फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जहां अफगानिस्तान ख़त्म हुआ, जहां इससे पहले भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिस्से रहे हैं इसमें, जिसका यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, जहाँ फिर पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा शुरू हुआ, जहाँ टेररिस्ट और दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर उन्होंने वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। कश्मीरी पंडित कहते हैं हम इसलिए निकल गए, और हमें निकलना ही था कि बेपनाह खौफ का माहौल हो गया था, और हमें सीधे सीधे अल्टीमेटम मस्जिदों से और लाउड स्पीकरों से दिए गए थे। मुसलमान कहते हैं कश्मीरी के आदाद व शुमार उठाकर देख लीजिए, डेटा मरने वालों के, उनके दिए हुए नहीं, उनका असल हक़ाइक़ तो कुछ और है, लेकिन जो हुकूमत के आदाद व शुमारें दिए हुए वो, और जो कश्मीरी पंडितों की जो तंजीमें उनके दिए हुए डेटा, उनका उन्हीं को देख लीजिए सिर्फ। उनका कहना यह कि इससे तो बहुत मुख्तलिफ है आदाद, लेकिन सिर्फ उनको देख लें तो अगर 97% मुसलमान थे तो 97% मुसलमान मारे गए वहां के अनरेस्ट में, अब चाहे जिसके हाथों मारे गए। और 3% अगर कश्मीरी ब्राह्मण थे तो 3% कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या हुई। उस तनासुब से ज्यादा इनकी मौत नहीं हुई, तो उन्होंने कहा हम तो छोड़कर नहीं चले गए, ये क्यों गए? ये अलग अलग लोगों के अपने सोचने के अंदाज है उनके निकल जाने के बाद, और कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ता चला गया। असल बात यह है कि मैं इन तीन का भी तरह से तस्करा कर दूं आपके सामने। जो लोग वहाँ कश्मीर में हैं, उनके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, और एक मिस्टर संजय टिक्कू उसके प्रेसिडेंट हैं।
उनकी वेबसाइट को देखें, आप उनके बयानात को देखें, काफ़ी मोतदिल हैं। वो आर्टिकल 370 को गलत समझते हैं, वो कहते हैं इससे मसाइल बढ़े हैं। वो स्टेट के जैसे टुकड़े हुए हैं, वो इसे गलत समझते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कश्मीर फाइल्स जो आई, इन्होंने हक़ाइक़ को बहुत तोड़ मरोड़ का पेश किया, हकीकत है वो, लेकिन जो वाक़यात उसमें दिखाए वो तो हम कहते रहे थे कि ये हुआ है, लेकिन उन्होंने जैसे दिखाए हैं और जिस अंदाज में पेश किए और जितना नमक मिर्च लगाया और जितना साथ में झूठ उसको रखा है, उससे बड़ी नफरतें फैली हैं, उससे हालात और ख़राब हुए। तो अब ये तो मैंने आपको मुख्तसर बताया उनके सोचने का अंदाज। वो ये कहते हैं कि ये आर्मी के प्रोटेक्शन के अंदर जो अब लाकर लोगों को बसाने की कोशिश की गई, कामयाब नहीं हुई। थोड़े से लोग हैं अभी भी, उनकी पूरी बस्ती को आर्मी बहुत अच्छे तरीके से दिन रात घेरे हुए, कोई वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई टेररिस्ट उन पर हमला नहीं कर सकता। अरे जॉब के लिए तो निकलेंगे, सारे ऑफिसर सारे मार्केट उन्हीं के वहीं पर थोड़ी बन गए छोटी सी बस्ती में। क्या हमेशा के लिए आर्मी के पहरे में कैद हो जाए? ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई। जब तक वहां हालात नॉर्मल नहीं हो कि वो वहां पर निकल सके, कश्मीर उनका था, वो अपने कश्मीर में जगह जगह जा सके, बजाय इसके कि जो उनका था उसमें एक जेल के अंदर हो जाए, वो ये हल नहीं है। दूसरी तंजीम जो है, एक और तंजीम जो वहां से निकला है, बड़ी तंजीम, उसका नाम है पनून कश्मीर। ये पनून कश्मीर का मतलब है हमारा कश्मीर। ये वहां से निकलने के कुछ ही अरसे के बाद, जून का महीना, उसी साल जब जनवरी में वो एक्सोडस या पलायन हुआ था, तो उस जून के महीने में वहां पर इकट्ठे होने वाले तकरीबन 600 थे वो, जिन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास किए। लेकिन उनको इकट्ठा करने वालों में कश्मीरी यूथ भी थे, वो मुख्तलिफ तंजीमें थी, विद्यार्थी परिषद भी थी। वहाँ पर महाजन भवन है, उसमें उनकी मीटिंग हुई, कुछ रेजोल्यूशंस पास किए गए। उन रेजोल्यूशंस के अंदर एक चौथा रेजोल्यूशन ये था, 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे। चौथा रेजोल्यूशन ये था कि हमें अलग होम स्टेट दी जाए कश्मीर में ही, यानी एक टुकड़ा वहाँ पर निकाल कर वो खाली कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्टेट हो, बाकी कश्मीर में से हमें अपनी अलग होम स्टेट चाहिए वहाँ। ये 4th रेजोल्यूशन था। इसी रेजोल्यूशन की बुनियाद पर फिर 1-2 महीने के बाद वहाँ 1000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने भी इस पर और आगे कार्रवाई की और ये पनून कश्मीर वजूद में आई, ये तंजीम। और इसके तकरीबन 1.25 साल के बाद दिसंबर 1991 में, 1991 दिसंबर में फिर वो फाइनल रेजोल्यूशन पास हुए उनके कि हमारी मांगे क्या क्या हैं। उसको आखिरी शक्ल दी गई। उसको अप्रूव करने में उसमें यह भी था आर्टिकल 370 ख़त्म किया जाए, और उसमें यह भी था कि हमारी अलग स्टेट की मांग है, और भी थी डिमांड्स। हमारी स्टेट उसी में से काट कर एक स्टेट कश्मीरी पंडितों की हो, बाकी हिस्से में मुसलमान रहे। ये उस रेजोल्यूशन को सबसे पहले अप्रूव करने वालों में से एक बलराज मधोक थे। पुराने लोग शायद इस नाम से बस वाकिफ हैं, बलराज मधोक। आजकल के मुसलमानों के नुक्ता नज़र से इंतहाई दर्जे का जो कोई शिद्दत पसंद अगर हो, मैं से कह रहा हूँ मुसलमानों के नुक्ता नज़र इंतहाई दर्जे का कोई शिद्दत पसंद हो, तो वो उस वक्त के बलराज मधोक थे। ये बलराज मधोक वो थे जो जब ये वजूद में आई जनता पार्टी और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो वो नहीं शामिल हुए। उन्होंने सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा ये क्या, ये तो उन्हीं लोगों से मिल गए सब। अडवाणी और वाजपेयी पे तो बहुत सख्त तनकीद करते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक हल्का सा खाका आपके सामने रखा मधोक साहब, बलराज मधोक। तो बलराज मधोक सबसे पहले उसे अप्रूव करने, यानी ये पूरी तंजीम टोटल ऐसी हुई कि जैसे उनकी RSS की फॉर्म की हुई, यानी टोटल सामने बैकिंग, फ्रंट में तो कश्मीरी पंडित ही थे। साथ तो सबको देना चाहिए था,
मुसलमानों को भी साथ देना चाहिए। ये गलत हुआ, ज्यादती है कि वो अपने वतन से निकल जाए और वापस न जा सके। ये उनका हक है कि जाएं, वो वापस जाएं भी और अमन से भी रहें। लेकिन ये दो तंजीमों के फ़र्क में, ये जो दोनों में फ़र्क है, इनके सोचने में, हमने, आपको याद होगा कि यहीं पर नहीं, इसी शहर में, बल्कि ऑल इंडिया, हमने एक, जब माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई थी, कत्ल हुआ था, उसके लिए उसके एहतजाज में हमने मार्च निकाला था और पूरे हिंदुस्तान में निकाला था। मुसलमानों ने बहुत तनकीदें की हमारे ऊपर। मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं करते, वहाँ के मुसलमानों के मसाइल पे तो कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है, इसके लिए आपने इनकी हिमायत में मार्च निकाला है। मैं बात को जवाब दूंगा क्यों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इनके एक ऑफिस बेरर वहाँ पुणे में रहते हैं, पनून कश्मीर के, उनको कांटेक्ट किया गया, हमारे वहाँ की टीम ने किया कांटेक्ट महाराष्ट्र की, कि हमारे मार्च में आइए, साथ दीजिए और साथ में शामिल हुए, हम आपके हुकूक के लिए इसके लिए हम कर रहे हैं। वो नहीं आए साथ में। तो इनका रवैया तो ये है, मेरे फ़ोन पर बात हुई, ईमेल से रब्ता इनसे रहा संजय टिक्कू साहब, बहुत सुलझी हुई बातें आप हुई उनकी, जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के सदर हैं, और एक ये है जो बिल्कुल आज़ाद हैं, बाहर हैं, जो अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कहते हैं और बड़ी ऊंची ऊंची पोजीशंस पर हैं। उनके ही हिमायत के लिए जो हमने मार्च निकाला, उसके अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया। ये दोनों के एटीट्यूड का मैंने फ़र्क बताया, दोनों के, ये भी कश्मीरी पंडित, वो भी कश्मीरी पंडित। ये ऐसे ही फ़र्क है जैसे अभी मैं गया 5 दिन पहले अयोध्या, वहाँ एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था, गैर मुस्लिम थे बुलाने, तंजीम गैर मुस्लिमों की जिन्होंने बुलाया था। हमने वो हिंदू देखे जिन हिंदुओं को मैं हमेशा से जानता था, कितने नर्म दिल और कितने मोहब्बत करने वाले, कोई नकली नहीं दरअसल। उनसे कहा कि आगे भी जो कुछ आप कर रहे हैं हम उसमें साथ देना चाहते हैं, कोई शो ऑफ नहीं किया किसी जगह। तो वो भी राम राज्य की बात करते हैं, उनका राम राज्य के अंदर मोहब्बत है और मोहब्बत के साथ में लोगों को लेना है। एक राम राज्य की अलामत हमें यहां पर और भी नजर आती है कि अभी पार्लियामेंट हाउस में नेशनल एम्बलम जो है, नया पार्लियामेंट जो बन रही है, उसके लिए नेशनल एम्बलम यानी प्रतीक राष्ट्रीय, जिसमें 3 शेर, आपने कुछ सिक्कों पे भी कभी बने, पुराने पहले बनते थे, देखे होंगे, उसका डिजाइन बदला है तो वही 3 शेर। पहले वो शेर कुछ और थे जो जमाने से, सदियों से चले आ रहे थे वो निशान। अब उन शेरों को खौफनाक दिखाया गया और गुस्से की हालत में दिखाया गया है। तो ये राम राज्य, वो कुछ लोगों का राम राज्य का कॉन्सेप्ट वो है जिसके अंदर गुस्सा है, और मैं लफ्ज नफरत तो बहरहाल नहीं इस्तेमाल कर रहा, गुस्सा नफरत ले आता है। और वो जहां नरमी है, जहां सिर्फ बहादुरी हो, वो हिस्सा जो है वो हट गया है, अब वो बदल कर ये हो गया। तो वो भी अभी बाकी है जिनसे मैं अयोध्या में मिलकर आया, और खास उस जगह जहां राम मंदिर बन रहा है, उससे मिली हुई उनकी दीवार, उनके आश्रम की, जहां पर मुझे बुलाया गया। बहरहाल एक तीसरी तंजीम भी, मैं उसका भी जिक्र अभी रुककर करता हूं। ये तीसरी तंजीम जो है उसका नाम है एकजुट जम्मू, मतलब इत्तेहाद जम्मू के लिए, सब जम्मू के लोग मुत्तहिद हों। तो अब जम्मू देखिए, कश्मीर नहीं, वो पार्ट नहीं जो कश्मीर कह लेता है जहां पर मसाइल हुए थे पैदा। उनकी डिमांड ये है कि जम्मू को अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया जाए। तो खाली लोकल डिमांड है एक जम्मू की, उन्होंने सोचा ये मसाइल नहीं तो एक ये अपने भी रखो, और उनका और इनका कोऑर्डिनेशन रहता है, एकजुट जम्मू का और पनून कश्मीर का आपस में कंबाइंड जो है वो
रेजोल्यूशन होते हैं और बयानात इशू किए जाते हैं। अब डिमांड कुल मिला के दोनों की कंबाइंड ऐसी होती है, जम्मू को अलग स्टेट बना दो और कश्मीर को तोड़कर उसमें एक हिस्सा जो है वो कश्मीरी पंडितों की अलग स्टेट बना दो, वैली वाला हिस्सा। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हल नहीं है। जैसे वो हल नहीं था कि हुकूमत चाहती है कि ले जाकर वहां पे आर्मी के पहरे में बसा दे, और सारे कश्मीरी दोनों ग्रुप ये कहते हैं कि ये ढकोसला है, ये हल नहीं है, वो तो उसके खिलाफ है दोनों। इसलिए कि उनमें के भी अभी एक जो है उनका कत्ल हो गया, लेकिन बाहर तो जाएंगे, ऑफिस गए थे, दिन के वक्त में भरे ऑफिस में मार दिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बसाया गया वहां पे कि वहां तुम्हारी नौकरियां, एक कॉलोनी एक बनाई थी। तो जैसे वो हल नहीं वैसे ये भी हल नहीं है। इसलिए कि वो टुकड़ा जो कटा हुआ है तकरीबन पाकिस्तान से मिला हुआ, अगर पाकिस्तान की हेल्प से या मदद से दहशतगर्दी फैलती है तो वो तो खास दहशतगर्दी का मरकज तो फिर वो बन जाएगा, मुसलमानों को तो मारने ही छोड़ देंगे जो अब मार रहे हैं। तो अब जो कुछ है वो ये टुकड़ा है, बाकी मुसलमानों की अक्सरियत के बीच में वहां पर ये एक स्टेट ऐसे ही होगा कि जैसे ये बस्ती थोड़ी और बड़ी हो गई, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इस वक्त बसाई। तो ये नए तरह के और मसाइल को जो ज्यादा सीरियस है, जिसमें टारगेट सिर्फ ये होंगे, अभी तो ये है हाईलाइट ये होता है उनका जाना, मुसलमान अब भी मारे जा रहे हैं, तो लेकिन उसी रेशियो और उसी परसेंटेज के अंदर फिर वो खालिस वही टारगेट बनेंगे, और कहां तक उसको कितनी आर्मी उसको डिफेंड करती रहेगी? क्या हमेशा के लिए फिर आर्मी और बढ़ा दी जाए कश्मीर के अंदर? आर्मी जब भी सिविलियन इलाके के अंदर लंबे अरसे रुकती है तो फिर आर्मी जुल्म करने लगती है, इसकी तरह हो जाती है, पुलिस की तरह, और फिर गैर जानबदार होती है, फिर ये शुरू कर देती है। वो हल नहीं है। फिर हल क्या है? हल सिर्फ एक है, कश्मीरी मुसलमान खुद कॉल दें अपने पंडित भाइयों को कि वापस आओ। जब ये निकले थे उस वक्त इनका वर्जन तो ये है कि बड़े बड़े जो जुलूस निकल रहे थे, हमने डर से अपनी लाइटें भी बंद कर दी थी। ये कई तरफ की बातें मैं बता रहा हूं, मिलती जुलती सी हैं सबकी। नारे लग रहे थे, मस्जिदों से आ रहा था कि जितने मर्द हैं वो निकल जाएं। वो बाद मस्जिदों में टेररिस्ट से कब्जा किया होगा, उन्होंने की होगी इस तरह के नारे में, और जो दूर तक जा रहे हैं कि अपने औरतें छोड़ो बाकी मर्द जाएं यहां से। नारे लग रहे थे कि हमें आजादी चाहिए। इतना दहशत का माहौल था कि फिर वो 19 जनवरी को फिर वो वहां से एकदम से सब तैयार हो गए निकलने को, बहुत बड़ी तादाद निकल गई छोड़कर। ये तो इनका कहना था कि हम अपने आप को बिल्कुल हमने गैर महफूज समझा कि अभी अगर इनका हमला हो गया हम पर तो हम कहां जाएंगे। इनका एक दूसरा भी वर्जन मैं आपको बताऊं, वो भी कश्मीरी पंडित का दिया हुआ है। बलराजपुरी बहुत मशहूर, अवार्ड्स मिले बहुत उन्हें, राइटर खुद कश्मीरी पंडित, वहीं के रहने वाले। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब तो बात को लिखी। उन्होंने कहा कि कश्मीर से जब ये पलायन हुआ तो उसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था वहां हालात को देखने के लिए। इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था। बोले मैं मार्च में पहुंचा था वहां, तो उससे पहले कि कोई वहां नहीं पहुंचा था मेरे कश्मीरी पंडितों में से। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की। उनका मुसलमान टेंस तो बहुत है, इसलिए कि मुसलमानों पे गोलियां वोलियां चली थी। जगमोहन मल्होत्रा गवर्नर थे, उन्होंने मॉब पर गोलियां चलवाई थी भीड़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा मुसलमान एंग्री तो जरूर थे, गुस्सा बहुत था, हमसे बहुत अच्छे तरीके से मिले, और उन्होंने कहा किसी तरीके से रोकिए इन पंडितों को जाने से। ये चीजें उन्होंने लिखी, मैं अपनी तरफ से नहीं इसमें कुछ भी कह रहा कि ये हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा फिर हमने एक कमेटी बनाई 3 लोगों की, जिसमें हायर लेवल के 2 मुसलमान थे और एक, मैं एक ही नाम ले रहा हूं उसमें, ये खुद भी थे, और एक SN जट्टू साहब थे। वो कश्मीरियों के अच्छे लीडर थे। और उससे पहले कुछ लोग निकले थे 1986 में भी थोड़े से। तो इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था जट्टू साहब ने उन्हें रोकने में,
और लोग रुक गए थे इनकी बात मानकर। तो उनको खासतौर से इसलिए लिया गया कि आप फिर वही रोल अदा कीजिए जो आप एक मरतबा कर चुके हैं, कि इस खौफ का मुकाबला करेंगे, खौफजदा होकर नहीं भागे नहीं। उन्होंने लिखा कि फिर जगह जगह उन्होंने कुछ कोशिशें की, जो बयानात मुसलमानों की तरफ से आए कि ये लोग ना जाएं, उसकी उन्होंने हिमायत के ऐलान किए। और एक दिन मालूम हुआ कि खुद चले गए कुछ ही दिनों के अंदर वो खुद यहाँ से निकल के जम्मू पहुंच गए। उनसे पूछा कि भाई ये क्या किया आपने? खुद चले गए, लोगों को रोकने के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर एक जीप आई, आर्मी ऑफिसर्स थे, डीएसपी सिटी था, डीएसपी था वहां का श्रीनगर का। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर साहब ने भेजा है हमें, और फौरन जीप में सवार हो जाएं। उनके पास एयर टिकट था जम्मू का, और कहा कि आपके लिए रेजिडेंस का इंतजाम भी जम्मू में हो जाएगा, लेकिन वापस कभी यहां न दिखाई दे। उनका इस तरीके से मैं यहां आ गया। तो अब ये उन्होंने फिर लिखा कि वहां लोग कहते हैं कि इसके जिम्मेदार तो वो गवर्नर थे असलन, जगमोहन मल्होत्रा। असल के खौफ फैला होगा, लेकिन उस खौफ को डिफ्यूज करने के बजाय उन्होंने ये मुनासिब समझा कि लोग निकल जाएं यहां से, पंडित निकल जाएं, फिर हम इनको समझ लेंगे मुसलमानों को जब पंडित निकल चुके होंगे। ये पॉलिसी उनकी महसूस होती थी। उनका कहना यह है कि अब रिपोर्ट में साफ साफ अपना तो नहीं लिख सकते कि ये थी, तो फिर उनके ऊपर केस दायर हो जाता। उनका कि लोग वहां ये कहते थे, साफ झलक रहा है कि उनका खुद का अपना ऐसा मानना था, जो कुछ और तफसीलात उन्होंने लिखी। फिर जगमोहन मल्होत्रा बाद को भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्ट्री मिली उन्हें, उनको पद्म विभूषण मिला जगमोहन मल्होत्रा को। ये तारीख में क्या हुआ छोड़े हम, इसलिए कि अगर उसकी बात करते रहेंगे, जैसे दो लोगों में इख्तिलाफ हो जाए, कोई सालिस आए तो वो एक अगर सिर्फ उसे कहता रहे इसने ये किया था, वो कहता रहे इसने ये किया था, तो वहां और तू मैं और झगड़ा बढ़ जाता है और सालिसी हो ही नहीं सकती। असल बात तो ये कि क्या हो गया, बुरा हुआ, अब उसे हटाकर सलूशन आए, फैसला आए। मैं क्यों इनके लिए कहीं हिमायत में एक मार्च निकाला और मुख्तलिफ मौक़ों पर एक आध बात रखी कि इनके ज़्यादती तो हुई, दोनों के साथ में हुई, अलग अलग अंदाज की है, अब भी जारी है। तो लेकिन इनको जो कुछ मैं कह सकता हूं इनके लिए, और मजलूम का साथ देना चाहिए, लेकिन इनके लिए जो कुछ मैं कह सकता हूं वो इस हैसियत से कहता हूं कि दुनियावी एतबार से इनके साथ ज्यादती हुई, नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदार चाहे जो हो। लेकिन उनका वो जिस मजहब को, जिन चीजों को मानते हैं, उसे निकाल कर उनको दुहाई मैं नहीं दे सकता कि अपने मजहब पर अमल करो ना। जिन चीजों में वो यकीन रखते हैं, वो मानते हैं। मुसलमानों की बात यह है कि गलतियां दोनों की थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की थी और इनकी नहीं थी, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन मुसलमानों के से कहने के लिए बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहां जो कुछ उनके साथ ज्यादती हुई थी या हो रही है, इनकी अपनी गलतियों की वजह से। इन गलतियों की इस्लाह क्यों नहीं करते, और उनका दीन उनसे क्या कहता है उसे क्यों कभी नहीं सोचते? क्या ये कहता है कि मुल्क के विभाजन कर दो, टुकड़ा काट दो? असल में तो वो तारीखी गलती भी दुरुस्त होनी चाहिए, जो पहले कट गए वो वापस आए। तो क्या ये दीन ये कहता है? क्या ये नहीं कहता कि वो अगर चले गए और उनको ये गलत फहमी है कि तुमने निकाला तो तुम उनको आवाज दो कि नहीं, आपको गलत फहमी है, उनको बुलाएं और उनकी हिफाजत करें? क्या दीन ये नहीं कहता? क्या इन लोगों ने तो नहीं मारा था उन्हें, मुसलमानों में से किसी को, मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया था? एक सर्वे हुआ, एक ब्रिटिश कंपनी ने कराया, एक ब्रिटिश एजेंसी ने, 2002 में शायद। उन्होंने रिपोर्ट ये कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि कश्मीरियों की अक्सरियत जो है, वो बड़ी अक्सरियत, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, जो उन्होंने सर्वे किया था। और फिर एक बात बहुत अहम ये बताई, उनका 61% लोग, उनका 6% वो निकले जो पाकिस्तान
की तरफ जाना चाहते हो 61, और बाकी के अंदर फिर दूसरे तरह के लोग थे, आज़ादी और ये और कोई राय नहीं इस तरह। 61 की राय ये थी और 6% की ये थी कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते। फिर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनका 80% लोग वो थे जिन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों को वापस आ जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। ये तो ग्राउंड रियलिटी 2002 में थी, अब और बदल गई होगी और बढ़ गई होगी। लेकिन खाली इतना कहना काफी नहीं कि गए क्यों आ जाए, बल्कि बीच में चंद साल पहले ये तब्दीलियां सियासी होने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बयान दे दिया था कि गए क्यों थे, अब खुद से आ जाए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान था, ये अपनी उनकी सियासी मसलहतें थी। गैर जिम्मेदाराना तो वो कोई भी नहीं देते, लेकिन जिम्मेदारी अपनी क्या समझते हैं उस रोशनी में उन्होंने दिया था बयान। इनको हमेशा अक्सरियती तबके की ये जिम्मेदारी होती है कि अकलियती तबका, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी अगर अपने आप को गैर महफूज समझ रही है तो वो तसल्ली दे, सर पर हाथ रखे, चाहे वो हकीकत हो या ना हो कि गैर महफूज है। लेकिन उनका काम है कि इस गलत फहमी को दूर करें कि तुम गैर महफूज हो, बुलाएं और सिक्योरिटी भी दें। अवाम सारे सिक्योरिटी देंगे तो दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को वहीं से सपोर्ट मिल जाती है अंदर से, बगैर इंटरनल सपोर्ट के दहशतगर्दी कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो उनकी जिम्मेदारी है, या मुल्क में भी अक्सरियती तबके की जिम्मेदारी है कि वो अकलियत को माइनॉरिटी के जहन से इसको निकाले, के इस बात को कैसे निकाले मोहब्बत के साथ में। ये नफरत और इल्जामात के साथ में थोड़ी होता है, और उसमें इन बयानात के साथ थोड़ी होता है कि कत्लेआम होगा। जैसे यहां पर आप ये महसूस करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है जो अक्सरियत में, ऐसे वहां पर अक्सरियत में मुसलमान है तो उनकी जिम्मेदारी है, हम इनको कुछ नहीं कह सकते, हम मुसलमानों को ये कह सकते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। इसलिए इनकी हिमायत और उनको सिर्फ इतना कि बेगलत है जो कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने हालात को खुद बदल सकते हैं। ये कश्मीरी पंडित अपने हालात को खुद नहीं बदल सकते, इन्हें सपोर्ट चाहिए, और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो इन्हें वहां की मुस्लिम मेजॉरिटी की चाहिए, फिर ये मसाइल हल हो जाएंगे। बात यह है कि दीन को तो दरमियान में रखा ही नहीं। कश्मीरियों ने दीन के नाम के ऊपर जिहाद के गलत इंटरप्रिटेशन तो जरूर किए, लेकिन दीन के रहमत का पहलू कहीं नहीं रखा, इंसाफ का पहलू कभी नहीं रखा, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अगर हुकूमत हट जाए, पिछली भी हुकूमतें थी, जब ये नहीं थी तब भी मैं ये कहता था कि वो अगर आजाद छोड़ दें हमें चंद और न्यूट्रल तंजीमों को, एक हफ्ते में हल होगा, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। इसलिए कि हल सिंपल है, सब सियासियों को हटाकर वहां के लोग कॉल दें इनको कि आइए हम बुला रहे हैं आपको और हम ही तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। इनका जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक दूसरे की तरफ से गलतफहमी है, वो दूर की जाए, पिछली बातों को भुलवाया जाए। और इतना मुश्किल नहीं है वहां के मुसलमानों को ये बताना, अगर दरमियान में कोई उधर टेररिस्ट ना हो, इधर से हुकूमत नहीं रोक रही हो, ये इतना मुश्किल नहीं है उन्हें बताना कि तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी क्या थी, इसके टुकड़े करवाना नहीं था, ये इस्लाम नहीं है। लेकिन ये हल जो है वो सिर्फ ये तब है जब सियासी पार्टियों के अपने मफादात हैं, वो इस हल को नहीं निकलने देंगे, ये राब्ते नहीं कायम करने देंगे। इसलिए आज़ादी नहीं है कि हम जाके वहां पर या कुछ और तंजीम में न्यूट्रल गैर जानिबदार जाकर वहां के मुसलमानों में काम कर सके। बहरहाल ये भी एक पहलू था जिसकी वजह से मुसलमानों पर असरात मुरतब होते हैं, जिसके लिए फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको हमें कम से कम ये बात आगे जाए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या करना चाहिए जिससे ये मसला हल हो सकता है, मुमकिन है हो सकेगा। असल हल तो फिर वो है कि ये जो पार्टीशन हुआ था ये खत्म हो जाए वापस, लेकिन वो तो अभी फिलहाल तो नामुमकिन है। तो फिर जो वक्ती हल है वो ये है। इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी होनी चाहिए, वहाँ के मुख्तलिफ लोगों से जो नहीं मिलना चाहते उनसे भी मोहब्बत से, कानून कश्मीर वाले, लेकिन ये तो बहुत कुछ कोऑपरेट करने को तैयार है। संजय टिप्पू साहब जो वहीं पर मौजूद है, इब्तिदा यहीं से की जानी चाहिए। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल हम इस सिलसिले में अपनी कोशिशें करते रहेंगे। बारकल्लाहु लना व फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।